साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि अभी हमने डिटेल में अभी रिसेंट में ही मैंने लिपिड मेटाबॉलिज़्म का चैप्टर स्टार्ट किया है, तो उसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। बट आपको पता है कि टाइम हमारे पास कम है और हमको 2 एग्ज़ाम साइमल्टेनियसली को देखना है, ठीक है? तो इसलिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और मैं भी कंटेंट निकाल के लिए जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही नेसेसरी हो सकता है, उसको मैं कर रहा हूँ। तो साइमल्टेनियसली जैसे आपको पता है कि हम डिटेल टॉपिक को तो कवर करते हैं बट उसके अलावा जो छोटे-मोटे टॉपिक हैं जिसका इधर-उधर से कोई लेना-देना नहीं है और आपको केवल और केवल रिवीज़न उसके लिए करना होता है। जैसे आप इस चैनल पे देख सकते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स को अपलोड कर रखे हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, कुछ हार्मोन से रिलेटेड है। तो उसी संदर्भ में आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है ओज़ोन डिप्लीशन, ठीक है? तो आपको पता है और आप मोस्टली इससे फ़ैमिलियर होंगे और एग्ज़ाम में ख़ास तौर से मैं यहाँ पे आईसीएमआर के रेफ़रेंस में बता रहा हूँ कि सेक्शन ए में ये उसके सिलेबस में आता है और यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे ओज़ोन के जितना भी चीज़ें होगा मैं आपको सब इस पूरे लेक्चर में ख़त्म कर दूँगा। तो आप इस लेक्चर में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है? तो अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओज़ोन की हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं ओज़ोन क्या होता है? ओज़ोन 2 टाइप की ओज़ोन पाई जाती है। एक बैड ओज़ोन होती है और एक क्या होती है? गुड ओज़ोन होती है, ठीक है? अब बैड ओज़ोन का क्या चक्कर है, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओज़ोन जो होती है वो ट्रोपोस्फियर जो कि लोअर एटमॉस्फेयर में जो बनती है उसको हम बैड ओज़ोन कहते हैं, ठीक है? इट इज़ ए हार्मफुल टू प्लांट एंड एनिमल तो जो ओज़ोन हमारे लिए हानिकारक होती है वो ट्रोपोस्फियर में बनती है। तो आपने ये पढ़ा होगा ना ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर इस तरीके से लेयर होती है। तो ट्रोपोस्फियर जो नीचे का एटमॉस्फेरिक लेयर होता है वो ट्रोपोस्फियर होता है, तो उसमें बैड ओज़ोन पाई जाती है। और जो गुड ओज़ोन होती है, वो कहाँ पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो अपर एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है? अब ये जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओज़ोन होती है, वो क्या करती है? एक्ट एज़ ए शील्ड मतलब एक कवच के तरीके कार्य करती है, जो आपको पता है कि यूवी रेडिएशन जो सन से रिलीज़ होती है, उसको क्या करती है? एब्ज़ॉर्ब करती है और हमारे मतलब पृथ्वी तक नहीं आने देती है। तो ये ओज़ोन लेयर का जो बेसिकली मेन कार्य यही होता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ओज़ोन किस एटमॉस्फेरिक लेयर में पाई जाती है? अगर गुड और बैड आपसे पूछा जाता है, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ कि अगर आपसे जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपसे गुड और बैड ओज़ोन के रेफ़रेंस में अगर आपसे पूछा जाता है, तो आप इस तरीके से आंसर करेंगे, ठीक है? ट्रोपोस्फियर या स्ट्रेटोस्फियर लेकिन अगर जेनुइन अगर आपसे पूछा जाएगा, तो आप ओज़ोन के रिस्पेक्ट में स्ट्रेटोस्फियर ही आंसर करेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए हो गई है। अब हम यहाँ पे कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम उस पॉइंट पर भी आएँगे। इसके बाद थिकनेस ऑफ ओज़ोन जो होती है उसको हम मेज़र करते हैं, डॉप्सन यूनिट में मेज़र करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आपने जब कभी नॉइज़ पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ना कि वहाँ पे हम डेसिबल में मेज़र करते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन को। तो उसी तरीके से हर चीज़ को मेज़र करने का एक अपना स्टैंडर्ड मेथड होता है। तो जो ओज़ोन की थिकनेस को मेज़र किया जाता है वो डॉप्सन यूनिट में किया जाता है, ठीक है? इसको डॉप्सन यूनिट बोलते हैं। ठीक है? तो इसको आप याद रखिएगा और एक डॉप्सन यूनिट हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए, तो आपने पढ़ रखा होगा ना पार्ट्स पर मिलियन 1 पीपीएम पढ़ते हैं, बट ये पीपीएम के बराबर नहीं होता है, ये 1 पार्ट बिलियन के बराबर होता है। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दी है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका ये बनता कैसे है, तो नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है वो कंबाइन करती है विथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है? मतलब नॉर्मल ऑक्सीजन जो होती है, जो नेसेंट ऑक्सीजन जो अभी-अभी मतलब जो डाई एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, तो वो जब मिलती है तब ओज़ोन बनता है, क्योंकि ओज़ोन का फ़ॉर्मूला O3 होता है, तो ऑक्सीजन से O2 आ गया और ओज़ोन मिला तो क्या बन गया आपका ओज़ोन बन गया। ठीक है? इसके बाद ओज़ोन इज़ डिग्रेडेड इंटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फीयर बाय द यूवी एक्शन जिससे क्या बनता है ये ऑक्सीजन का फ़ॉर्मेशन करता है। एक्चुअली में हुआ कैसे? तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद ओज़ोन की जब भी बात आएगी तो हम ओज़ोन होल के बारे में समझेंगे। तो डिक्रीज़ इन द थिकनेस ऑफ द ओज़ोन लेयर अबव अंटार्कटिका इसको हम क्या बोलते हैं? ओज़ोन होल। हालाँकि बहुत सारे आपने सुना होगा ना अंटार्कटिका वगैरह ये क्षेत्र होते हैं तो जहाँ पर थिकनेस कम होती जाती है बेसिकली ये अंटार्कटिका
अंटार्कटिका के रेफरेंस में बात की जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओज़ोन होल बोलते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट गैसेस होती हैं जो ओज़ोन थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, डिक्रीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये क्या करती हैं, डिस्ट्रक्शन करती हैं ओज़ोन का, ठीक है? जिससे क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओज़ोन जो होता है वो नहीं, मतलब जो उसकी शील्ड है वो ख़राब हो जाती है, जिससे क्या होता है, यूवी रेडिएशन पृथ्वी तक आ जाती हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है। बाकी मैं बार-बार आपको बताता रहता हूँ, जो यहाँ पर ये बात आई है तो आप इसको भी समझ लीजिए। और वो बात ये है कि मीथेन के बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है? मीथेन जो होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बेसिकली ये रेफ्रिजरेटर वग़ैरह में होती है। मीथेन आपका बायोगैस वगैरह प्रोडक्शन में रहता है, 50% जो होती है वो मीथेन ही होती है बायोगैस में, ठीक है? ये यहाँ पर मैं कवर कर देता हूँ। और ये जो आपका गैस है इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, और जो इसके बारे में मैंने बार-बार अपने पिछले वीडियो में भी बता रखा है, इसी को लाफिंग गैस बोलते हैं, ठीक है? तो सेक्शन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद जो यहाँ पे और चीज़ें जो यहाँ पे दी गई हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वो चीज़ें दी गई हैं, द मोस्ट डैमेजिंग इफ़ेक्ट जो करता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। मतलब ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, बट अगर आपसे डेंजर पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा घातक कौन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, क्योंकि वहाँ से फ्री रेडिकल के फॉर्म में क्लोरीन निकलता है जो अल्टीमेटली जाके ओज़ोन डिप्लीशन करता है, ठीक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से रिलीज़ होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, रेफ्रिजरेटर एंड एरोसॉल से रिलीज़ होते हैं। स्प्रे आर ब्रोकन डाउन बाय यूवी रेज़ टू प्रोड्यूस एक्टिव क्लोरीन। अगर ये बहुत अंदर तक जाके आपसे पूछेंगे कि कौन-सी ऐसा एलिमेंट है जो मतलब ये इस तरीके की चीज़ों को एक्टिव करता है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसमें क्लोरीन के रेडिकल्स होते हैं, ठीक है? जैसे क्लोरीन हो जाता है और क्लोरीन ऑक्साइड, ये 2 रेडिकल्स होते हैं जो एक्ट एज़ अ कैटलिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ओज़ोन। तो समझ गए आप बात को? मतलब अगर बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री के लहज़े में अगर आपसे पूछेगा और एक ऑप्शन में क्लोरीन के रेडिकल्स दिए होंगे, तो आप लगाएँगे कि जो इसको क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं, राइट? इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ ओज़ोन लेयर के क्या-क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं। तो थिनिंग ऑफ द ओज़ोन लेयर से क्या हो जाएगा, यूवी रेडिएशन की रीचिंग बढ़ जाएगी, अर्थ सरफेस पे बहुत ज़्यादा आने लगेगा। जैसे एस्टिमेटेड दैट 5% लॉस ऑफ ओज़ोन लीड टू 10% इंक्रीज़ इन द यूवी रेडिएशन। तो समझ सकते हैं कि दुगना का फ़र्क है, मतलब अगर 5% ओज़ोन आपकी ख़त्म हो रही है, तो 10% यूवी रेडिएशन आपकी पृथ्वी पर आ रही है, ठीक है? इन ह्यूमन इंक्रीज़्ड यूवी रेडिएशन से आपको क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एजिंग ऑफ स्किन होता है, डैमेज इंजरी ऑफ द स्किन सेल एंड स्किन कैंसर इंक्लूडिंग मेलानोमा, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा ये कैटरेक्ट कॉज़ करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इसको मैं अभी आगे सेपरेट में बताऊँगा कि और इसको क्या-क्या नाम देते हैं। इसके अलावा परमानेंट डैमेज टू द कॉर्निया, वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये 4-5 ऑप्शन में आपको दे देगा कि क्या ओज़ोन मतलब यूवी रेडिएशन क्या-क्या हानिकारक तरीके से कार्य करती हैं, तो आपकी आँखों के लिए हानिकारक है, इम्यून सिस्टम आपकी अच्छे से कार्य नहीं करेगी, कैटरेक्ट हो जाएगा, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा यूवी रेडिएशन जो होता है वो आपका म्यूटेशन कॉज़ करेगा। इसके अलावा डीएनए एंड प्रोटीन ऑफ लिविंग सेल एब्जॉर्ब यूवी रेज, हाई एनर्जी ऑफ यूवी रेडिएशन ब्रेक द केमिकल बॉन्ड ऑफ दीज मॉलिक्यूल डज अफेक्ट द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। तो आपको पता है ना कि डीएनए एंड प्रोटीन में कैसे यूवी रेज हानिकारक होती हैं। तो मैं इसको थोड़ा-सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। अगर आपने इसको थोड़ा-सा अगर आपने रिकॉल करेंगे, तो एक चीज़ और होता है, अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब आप पढ़ते हैं, ठीक है? तो पायरिमिडीन का डाइमर बनता है, या थायमीन का डाइमर आपने सुना होगा, ठीक है? थायमीन का डाइमर बन जाता है, ठीक है? और वो बनता कैसे है, यूवी रेज़ के एक्सपोज़र से, ठीक है? तो ये आपको याद रखना होगा। जैसे कि थायमीन आप पढ़ते हैं तो ये भी रहना चाहिए, हो सकता है वो प्यूरीन के फॉर्म में ना पूछे, पायरिमिडीन के पास तरीके से पूछ ले। तो आपको पता है कि प्यूरीन होते हैं, पायरिमिडीन होते हैं। प्यूरीन आपका क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है? पायरिमिडीन जो होता है थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो पायरिमिडीन का डाइमर बोल दिया जाए, चाहे थायमीन का डाइमर बोल दिया जाए, बात एक ही होगी, ठीक है? तो हालाँकि ये फिर रिपेयर सिस्टम में ये ऑटोमैटिक ठीक हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये जो एब्नॉर्मल इफ़ेक्ट होते हैं वो आपकी बॉडी पर देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद जो आपको फर्दर देखना है,
वो क्या करना है, ओज़ोन एक्सिस्ट इन अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है, हमेशा आपको याद रखना है जो मैंने आपको बता दिया। रिस्पांसिबल फॉर प्रोटेक्ट करेगा ह्यूमन फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। अर्थ ओज़ोन लेयर इज़ डिप्लीटिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वही बात बताई गई है, या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द एटमॉस्फेयर एज ओज़ोन लेयर विल गो थिन इट विल एमिट हार्मफुल, यहाँ पे एमिट करेंगे हार्मफुल रेज बैक ऑन अर्थ एंड कैन कॉज स्किन एंड आई रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यूवी रे आल्सो हैव द कैपेबिलिटी टू अफेक्ट क्रॉप, यानी कि जो आपके खेत खलियान होते हैं उनके लिए भी हानिकारक होते हैं। तो इस पर्टिकुलर पीडीएफ से मैंने ये आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अब कुछ और चीजें मैं देख लेता हूँ, ठीक है, उसके बियॉन्ड आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे बतानी थी वो मैंने आपको डॉप्सन यूनिट के फॉर्म में बता दिया, ठीक है? थायमीन का डाइमर बता दिया यूवी से रिलेटेड। इसके अलावा अंटार्कटिक रीजन में जो बनता है तो ये कब बेसिकली बनता है, लेट लेट अगस्त में या अर्ली अक्टूबर में ये आपको देखने को मिलता है, ओज़ोन होल बेसिकली, ठीक है? इसके अलावा ओज़ोन जो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि ये थर्मोडायनामिकली क्या होता है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है? इसी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इसी को ही केमिकल वीड कहते हैं इन द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है? तो ये एक इसका टर्म है जिसको बोला जाता है, इसको कॉल्ड एज़ केमिकल वीड इन द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये अच्छा नहीं है ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में ही इसको अच्छा मानते हैं। इसके अलावा जो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है वो 10 से 50 किलोमीटर अबव होती है, सन मतलब समुद्र से 10 से 50 किलोमीटर अबव जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर होता है। और बहुत ज़्यादा अगर आपसे केमिकली पूछा जाएगा, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में पूछा जाएगा तो हम क्या आंसर करेंगे कि जो आपके यहाँ पर जो आपके क्लोराइड्स होते हैं, ठीक है? जो आपके क्लोराइड रेडिकल्स होते हैं, वो जो होते हैं कॉज़ करते हैं ओज़ोन के डिप्लीशन को, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दी हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं वो हम देख लेते हैं। इसके अलावा जो ओज़ोन लेयर का डिप्लीशन की जब स्टडी किया गया तो उसमें थिन्ड ओज़ोन लेयर जो पाया गया उसको हम ओज़ोन होल बोलते हैं। इसके अलावा इस डिस्कवरी के लिए 3 साइंटिस्ट थे, जो कि आपको पता है कि आईसीएमआर में ये क्वेश्चन नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड पूछा जाता है, तो क्या पता कि आपके लिए भी इम्पोर्टेंट आ जाए इस साल क्वेश्चन। तो रोनाल्ड, मोलियाना एंड क्रुटजेन, तो ये 3 साइंटिस्ट थे, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया केमिस्ट्री में 1995 इस डिस्कवरी के लिए ओज़ोन डिस्ट्रक्शन। तो ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है? और थोड़ा नाम कठिन है बट ठीक है, फिर भी मैंने दे दिया है, आप थोड़ा-सा रिकॉल करते रहिएगा तो हो सकता है आपको याद हो जाए, ठीक है? बाकी कोई आप ट्रिक बना लीजिएगा, जैसे कि आरएमसी करके याद कर लीजिएगा, ठीक है? आर से आपके जो भी ऑप्शन में दिखेगा, एम से मोलियाना वाला नाम तो ईज़ी है और इससे आपका क्रुटजन हो जाएगा, पॉल हो जाएगा, ठीक है? तो कैसे भी करके मतलब ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। इसके अलावा इफ़ेक्ट ऑफ ओज़ोन डिप्लीशन आपको ये भी याद रखना होगा, यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर दैन यूवीबी आर मोस्टली कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है? इसके अलावा यूवीबी जो होता है वो डैमेज क्या करता है, डीएनए को करता है, म्यूटेशन कॉज़ करता है, एजिंग ऑफ द स्किन करेगा, जो वही बात लिखी हुई थी, ठीक है? कॉर्निया एब्ज़ॉर्ब यूवी रेडिएशन एंड हाई डोज़ ऑफ यूवीबी जो होता है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया करता है, तो ये एक डिज़ीज़ का नाम है, इसको स्नो ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप याद रखिएगा, स्नो ब्लाइंडनेस के नाम से आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये किसकी वजह से होता है, यूवीबी की वजह से होता है और कैटरैक्ट होता है, ठीक है? इसके बाद डैमेज ऑफ द कॉर्निया ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब जो इसमें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब ये ओज़ोन की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ओज़ोन की जब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी तो इंटरनेशनली एक समिति का गठन किया गया, ठीक है? कि इसमें सुधार किया जा सके, ठीक है? कि हम इस तरीके को चीज़ों को कम कर सकें, तो इसके लिए इंटरनेशनल ट्रेटी का गठन किया गया, संस्था का गठन किया गया जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, ठीक है? तो इसको आप याद रखिएगा थोड़ा-सा, इसी वजह से मैं ये लेक्चर पहले बना दे रहा हूँ क्योंकि ये एक दिन में याद नहीं होगा। आपको डेली रिकॉल करना पड़ेगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पास किया गया जो कि मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा में है इन 1987 में और 1989 में इसको लागू कर दिया गया। कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओज़ोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, मतलब ऐसे सब्सटेंस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो उन पे रोक लगाया जाए। तो इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का गठन किया गया, बनाया गया। ठीक है? इसके बाद ओज़ोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस मैंने आपको बता दिए हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन हो गया। जब भी मीथेन की बात आएगी तो हमको बायोगैस याद आ जाना चाहिए, ठीक है? इसके बाद
कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होते हैं, हैलोन्स होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ। ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये लाफिंग गैस इसको बोलते हैं, ठीक है? इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर मोस्ट डैमेजिंग एंड एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिप्लेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन टू हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी होगी आपको कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो प्रॉब्लम थी उसको कैसे रिप्लेस किया गया। तो मतलब अब क्या कर दिया गया है सिस्टम में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को लाया गया है, जिससे मतलब ये प्रॉब्लम कम हो सके। तो अब जो भी चीज़ें की जाती है, बनाई जाती है, उसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन डाला जाता है, ठीक है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से रिप्लेस किया गया। इसके अलावा यूवी के बारे में आपको मैं थोड़ा-सा और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकता हूँ कि वेवलेंथ आप याद रखिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो यूवीसीबीए इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। तो जो सबसे ज़्यादा ही आपका लीथल होता है वो यूवीसी होता है, बी आपका क्वाइट हार्मफुल होता है, सारी खेल यूवीबी से ही होकर जाता है, फिर आपका यूवीए आता है। तो ये वेवलेंथ नैनो एनएम के फॉर्म में है, ठीक है? और माइक्रो एम के फॉर्म में है। तो 100 से 280 यूवीसी, 280 से 320 यूवीबी और 320 से 400 एनएम जो होता है वो आपका यूवीए का होता है। यूवीसी एंड अबाउट हाफ ऑफ द यूवीबी रेडिएशन आर अब्सॉर्ब्ड बाय द ओज़ोन लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है? तो यूवीसी और यूवीबी ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको स्ट्रेटोस्फेयर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। लार्ज अमाउंट ऑफ रेस्ट इज़ डिसिपेटेड बाय पार्टिकल ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रीचेस टू द अर्थ, ठीक है? तो ख़ैर यहाँ पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ये वेवलेंथ याद रखिएगा। हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ ले कि यूवीसीबीए की क्या वेवलेंथ है? तो जितनी भी आपकी स्टोरी यहाँ से गुज़री है, ठीक है? यूवीसीबीए का आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? यूवीए उतना खतरनाक नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक यूवीसी होता है और यूवीबी होता है, ठीक है? तो 100 से 280 एनएम और 280 से 320, 320 से 400 एनएम। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है? तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी और ये ओज़ोन लेयर से रिलेटेड मैंने चीज़ों को ख़त्म कर दी है, तो आप इसको डेली रिकॉल करिएगा। बाकी जहाँ पर भी आपको नहीं समझ में आता है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे बहुत सारे कंटेंट अगर ये आपको अच्छा लगा हो, जहाँ पे मैंने काफ़ी डिफरेंट-डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को एक जगह मैंने लाके रखा है, ठीक है? तो इस चीज़ को अगर अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।